कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरिया। डेफिनेशन बताएंगे, अवकलज समीकरण की परिभाषा क्या होती है, फिर उसकी कोटि कैसे ज्ञात करते हैं और उसका ऑर्डर मतलब घात कैसे निकालते हैं। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में या खाली स्थान पर ये 100% आएगा सवाल कोटि का और घात का। ये ध्यान रखो, कोटि और घात का एक सवाल नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्टिव आएंगे सवाल। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इसमें से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो कोटि कैसे निकालते हैं, घात कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे। उसके बाद ये सिखाएंगे कि रैखिक और अरैखिक पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि नूतन आर्य त्रिपाठी में इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर को पहचान करना। तो हाँ, अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। जैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ली। अच्छा, पहले डेफिनेशन उसमें सर जो ब्लर मारना बीच में मत बोल, तो चल रहा है चल लेते, क्योंकि तुम्हारे बोलने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना वो सुनेगा। ठीक है, देखो डेफिनेशन परिभाषा वो बंद कर वो। अरे मैं मोबाइल पर बोल, पहले तो तुम लोग ये बताओ, चल लो तू ध्यान से, तो मैंने कि ये बंद है जाओ dx d2/dx कोई बता सकता है? मैं लिख के आ रहा हूँ सर डिग्री लिख लो सर। और एक मिनट, इनको y1 y2 y3 डॉट 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 yn भी कहते हैं और डैश भी लगा देते हैं कभी कभी, बाई डबल डैश, बाई ट्रिपल डैश और बाई एन। ठीक है, अब पहले मैं हिंदी मीडियम वालों को बता दूं, इसको बोलते हैं अवकलन गुणांक प्रथम कोटि का। प्रथम कोटि का अवकलन गुणांक, इसको द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक, तृतीय कोटि का अवकल गुणांक, इसको nth कोटि का अवकल गुणांक। इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर। ओके, यहां पर बाई दो चर चल लेंगे, दो चर, इसको बोलेंगे हम परतंत्र चर। बाई को क्या परतंत्र चर है, ठीक है, माने डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट, माने स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ध्यान कैसे रखा जाता है तो सुनो। अच्छा जी बताओ, बाई ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, एक्स नीचे। कोई आदमी के कंधे पे कोई बालक बैठा हो, बच्चा, तो बताओ बच्चा डिपेंड है कि वो नीचे वाला डिपेंड है बच्चे पे? बच्चा डिपेंड है ना नीचे वाले पे। नीचे वाला गड्ढे में गिरेगा तो ऊपर वाला भी गिरेगा ना। तो सीधी सी बात है, जो बाई है वो क्या है? डिपेंड किस पर? एक्स पर, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस होंगे वो वाई में होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डेफिनेशन सुन लो पहले इंग्लिश मीडियम में। एन इक्वेशन इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स विथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या सुनो एक बार, कोई रिपीट कर सकता है? एन इक्वेशन इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स विथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हिंदी में सुन लो, एक ऐसा समीकरण जिसमें अवकलज गुणांक स्वतंत्र और परतंत्र चरों के साथ में हो,
उस समीकरण को हम अवकल समीकरण कहेंगे। ओके, परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा नहीं आएगी। ठीक है, जो चीज आएगी वो क्या आएगी, मैंने क्या बताया था कल, कोटि और ऑर्डर, डिग्री और ऑर्डर, पता है, डिग्री और ऑर्डर। तो मैं उसका एक उदाहरण ले रहा हूं, देखो फिर एक्सरसाइज आ जाएंगे। एक एग्जांपल अपनी तरफ से बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं समझाने के लिए d4y अपॉन dx dx4, तो ऊपर नीचे सेम पावर होंगी यहाँ, ठीक है, प्लस x इंटू वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू d5 बाई dx 5 प्लस 1। ये मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन दी, ठीक है। अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री कितनी है। हिंदी में लिखें क्या याद है, ऑर्डर माने, चलो एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कोटि है ना, और ये ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं तुम लोगों से पूछते हुए बताऊंगा कि सूरज, इसमें तुम्हें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं कि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, ये फोर्थ ऑर्डर का और ये 5 ऑर्डर का, ठीक है। साथ में तुम्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है, माने स्वतंत्र चर दिख रहा है, परतंत्र चर दिख रहा है, वो अवकल गुणांक दिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसमें तुम्हें ये देखना है पूरी इक्वेशन को स्केल करके कि सबसे ज्यादा कोटि किसकी है, किस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की है, इसकी है ना, ये 4 वाला, ये 5। तो हमारी पूरी इक्वेशन से निगाह हट जाएगी, बस यहाँ आ जाएगी। इससे पहले एक काम और देखना पड़ता है, वो ध्यान से समझ लो। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, खास तौर पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पर पॉजिटिव इंटीजर पावर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक घात होना चाहिए। मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, समझ में आ गया। हिंदी में बोले तो धनात्मक पूर्णांक घात होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहीं पे आ जाए, अगर ये घात ऐसा लगी हो 2/3 तो हम ऑर्डर डिग्री, चलो पहले तो अपन इसकी निकालेंगे फिर बदल देंगे इसी सवाल, ठीक है। अब ये हाल फिलहाल अपन को पॉजिटिव इंटीजर पावर दिख रही है, तो सबसे पहले स्केल किया हमने। स्केलिंग करने के बाद हमने देखा कि इसमें जो हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो ये है, कितना ऑर्डर है उसका, 5, तो बस यहाँ 5, ठीक है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो हाईएस्ट ऑर्डर वाले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बराबर ही होगा। आ रहा है ना समझ में, हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। मतलब जो अवकल समीकरण में उच्च कोटि का अवकल गुणांक है, उसकी जो कोटि होगी वही अवकल समीकरण की कोटि लिख दो। अच्छा, इसके बाद सुरेंद्र, इस पर घात कितनी है, 1 है भाई, जी तो इसका मान है d⁵/dx, तो इसकी घात कितनी है। अब इधर से मैं कोई लेना देना नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई, अच्छा घात हो गई। मतलब सब कुछ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ऑर्डर और डिग्री दोनों, ठीक है। ये समझ में आ गया। हाँ सर। तो उतारना है क्या, एक्सरसाइज उतारोगे, एक्सरसाइज भाई परीक्षा में तुम लोगों को जो आएगा वो एनसीईआरटी से आएंगे, संख्या भी नहीं बदलेगी, हाँ बिल्कुल संख्या भी जैसी की जैसी आएंगी, इसलिए उनको देखना है ध्यान से। इसमें तो भी नियम सीखना है। अगर मैंने अब 2/3 घात कर, तो अब हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्केल किया, देखा, तो हम यहाँ पे अटक जाएंगे कि घात पूर्णांक से नहीं है, क्योंकि अगर अब किसी ने जल्दी इसको नहीं देखा और अगर ऑर्डर 5 लिख दिया और डिग्री 1 लिख दी तो गलत हो जाएगा पूरा आंसर।
तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको धनात्मक पूर्णांक घात बनानी पड़ेगी, है धनात्मक पूर्णांक, बटे बटे की नहीं चलेगी। तो धनात्मक पूर्णांक घात कैसे बनाएंगे हम, इसमें 3 घनमूल कर दो दोनों साइड, d की पावर 4y dx की पावर 4 x इंटू वाई। हालांकि इतना कठिन सवाल नहीं देंगे, लेकिन मैं फिर भी लेकर आऊँ भाई, वहां पे तो ये एक ही स्टेप में फेल हो जाएगा सवाल का। जी घात कितनी रह गई, यहाँ 2 और ये इधर हो गई 3, मतलब इधर का जो बटे का 3 है वो हटा दिया, उधर पहुंचा दिया। ठीक है, चलो अब बताओ, पूरा बदल गया इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर नहीं बदलेगा, ऑर्डर तो ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का चलेगा। अब इसकी घात कितनी हो गई, 3, तो डिग्री बदल गई इसकी, डिग्री कितनी हो गई 3। ठीक है, अब मैं चलते चलते थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है ये। क्या, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर बोलेंगे, जिसकी डिग्री 1 होगी मतलब जिसकी घात क्या होगी 1, उसको अपन रैखिक समीकरण बोलेंगे। मगर रैखिक समीकरण में कभी कभार कुछ कंडीशंस लगती हैं कि डिग्री 1 हो तो जरूरी नहीं है कि वो रैखिक हो, उसके लिए तुम्हारे 3 शर्तें लगेंगी, 3 शर्तें बताऊं, ध्यान रखोगे क्या? कभी नहीं, कभी ऑर्डर डिग्री बाद में। चलो ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल इतना समझ लो कि तुम्हारी जो लीनियर इक्वेशन होगी, रैखिक समीकरण होगी, वो उसकी पहली कंडीशन तो ये है कि उसकी घात 1 होना कंपलसरी है, उसके बाद ये अपन आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ तक बात, अब ध्यान से सुनना, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 4, तो ऑर्डर तो आ गई 4, डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ, अब सुन लो क्यों, हिंदी में अपरिभाषित, अपरिभाषित तो मतलब कुल मिला के परिभाषित नहीं है इसकी डिग्रियां। देखो क्यों नहीं, सुन लो पहले, ऐसा क्यों होगा, जितने भी त्रिकोणमिति वाले फलन हैं, अबीजगणितीय फलन दुनिया में, जो अपन रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, 2 होते हैं बस, एक होता है ट्रांसडेंटल फंक्शन और दूसरा एल्जेब्रिक। ठीक है, ट्रांसडेंटल फंक्शन किनको बोलते हैं, जो नॉन एल्जेब्रिक होते हैं। तो नॉन एल्जेब्रिक माने साइन थीटा वाले, कॉस टेन, e की पावर x वाले, a की पावर x वाले। एल्जेब्रिक कौन से होते हैं, जिसमें केवल x और y वाली इक्वेशन चलती हैं। हिंदी में बता दें, केवल 2 तरह के फलन पढ़ते हो तुम लोग, बीजगणितीय फलन और अबीजगणितीय फलन। तो बीजगणितीय फलन कौन से होते हैं, जैसे इक्वेशन ऐसे x² + x + 1, और अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख लूं sin 5 थीटा cos की पावर 3 थीटा e की पावर थीटा, तो ये है तुम्हारा बीजगणित फलन और ये है अबीजगणित। ठीक है, तो अब तो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अबीजगणित फलन में माने इस तरह के फलन में थीटा के स्थान पर अगर अवकल गुणांक दिया हो, अवकलज गुणांक दिया हो, तो उसकी डिग्री माने कोटि परिभाषित नहीं होगी। ओके, अब मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगा कि क्यों नहीं होगी, उसके भी कारण होते हैं कई। ठीक है, साइन कोस टेन आ जब, हाँ ठीक है, क्योंकि चक्कर है ना भाई, साइन थीटा का मान -1 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, अब दुनिया भर के कोण ऐसे होते हैं जिनका मान 1 होता है। अब दुनिया भर के कोण होंगे माने 90 पे भी होगा, ये 360 धन 90 पे भी होगा, फिर 360 और जोड़ दो जितने पे भी होगा, सब मान 1 देंगे, तो यहाँ का मान परिभाषित ही नहीं है। अब परिभाषित नहीं है तो अपन कोटि कैसे बना पाएंगे उसकी, मतलब उसकी डिग्री नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या कर दिया करो, क्या ध्यान रखोगे, शॉर्ट में याद कर दो। अगर तुम्हारा अबीजगणित फलन में, नॉन ट्रांसडेंटल फंक्शन में अगर एंगल की जगह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया है, तो उसका ऑर्डर तो लिख देना और डिग्री की जगह क्या लिख देना, अपरिभाषित। ठीक है, ये आंसर हो गया पहले सवाल का। देखते जाओ आंसर क्या लिखना है,
क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ये आ जाता है तो ऐसे लिखे आओगे आंसर। सब इंपोर्टेंट चल रहे हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आज मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं और इतने जबरदस्त हैं, इतने इंपॉर्टेंस हैं। जो सुबह पढ़े थे उन्हें पता है कि 2 चीज सीखे थे। एक जगह वर्ग करना आ गया था प्रोबेबिलिटी में, है ना, प्रायिकता में, तो उसका वर्ग करने में दिक्कत, उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई वर्ग बनाने की। फिर वर्गमूल करने में दिक्कत आई थी, स्टैंडर्ड प्रसरण गुणांक, है ना, मानक विचलन निकाला। तो मानक बच्चों को स्क्वायर रूट में वर्गमूल निकालने में दिक्कत आती है, तो वो समस्या हल की थी, ट्रिक बनाई थी, उसकी ट्रिक से तुम लोगों को आसानी से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया। तो वो वाला वीडियो, लेकिन वो मिलेगा कहीं पे, दूसरे चैनल पे। एक बार मैं फिर बता दूं, आप लोगों को जितना भी एनसीईआरटी से कनेक्टेड मैटर है वो सारा मैटर मिलेगा सेकंड वाले चैनल पर। और सेकंड वाले चैनल की लिंक मैंने ग्रुप पर दे दी है ना, आकाश नहीं पहुंचा दी थी, किसी ने मांगी थी। हाँ चलो ठीक है, हटाएं इसको। अब देखो तुम, अब आसानी से बता दे चलोगे। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है बाई डैश लिखा है, हालांकि इन्होंने, और प्लस लिखा है बाई इक्वल टू 0। ये डैश का मतलब क्या होता है? डी बाई डी प्लस 5 बाई इक्वल टू 0। बताइए इसका ऑर्डर 1 डिग्री 1। देख लो जी यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऑर्डर डिग्री निकालने में। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताना है क्या? सवाल तो जो उसमें उत्तर ही बाय तो उतार जो उत्तर उत्तर भी देगा वो आंसर सीट में समझ ना आए ना, बताने को कुछ है ही नहीं इसमें, समझ लो ये किताब में लिखे हैं सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ds अपॉन dt की घात 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले यहाँ पर स्वतंत्र चर क्या है? s। नहीं t, सॉरी, समय स्वतंत्र है t और परतंत्र है s। दूरी अधिकांश ds अपॉन dt का पे लेते हैं, उन वेग होता है ना, तो दूरी में परिवर्तन की दर को उन क्या कहते हैं? वेग। तो ds और dt माने दूरी में परिवर्तन, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना वेग। तो यहीं से परिभाषा बन गई, देखो, दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष, उसको वेग कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 4, और इसकी डिग्री नहीं, ऑर्डर 1 डिग्री। हाँ गलत हो गया पूरा, ऑर्डर 2 और इसी की पावर देखेंगे डिग्री 1, ठीक है। भाई सुनो, तुम देख रहे हो कि पूरे सवाल को स्कैन किया, द्वितीय कोटि का अवकलज गुणांक जो है उच्च कोटि वाला, है ना, उच्च कोटि का अवकल गुणांक जी है ना, तो इसकी कोटि कितनी है? 2, और इसी की घात देखेंगे, इसकी घात से कोई लेना देना नहीं है। आगे समझ में, तो धीरे धीरे उदाहरण होते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। सवाल नंबर 4, हाँ अब सवाल नंबर 4 तो कर रहे हैं। d2 d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर cos dy dx। हाँ तो देखो, ऑर्डर बोलो, और डिग्री नॉन एनडी, ठीक है, एनडी ऑर्डर है। चल
कोई दिक्कत नहीं है? तो समझ में आता जा रहा है? सजे उतारने की जरूरत नहीं है भाई, ये सवाल है किताब में, ये आंसर है। तुम्हें तो वो ये देखना है कि तुम जो निकाल रहे हैं वो वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है कि सही आ रहे हैं कि नहीं, बस। क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई भाई नहीं है, चालू भी अगर हट गया तो अरे ऐसे कैसे हट जाएगा? सुनो 500 MB की लिमिट रहती है, 500 MB खर्च हो गया ना अरे तो लिमिट का, अरे सुनो लिमिट तो काम है। मेरे वाले वाईफाई से कनेक्ट है ना, तो मेरा वाला वो एयर प्लेन मोड पे करने के बाद वाईफाई से चल रहा है, ठीक है। अगर ये बंद होगा तो ये भी बंद हो जाएगा। अब एरोप्लेन में है ना, फिर मेरा नेट खर्च हो जाएगा। एरोप्लेन मोड पे है, ठीक है? हाँ सुनो बस 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 cos 3x प्लस sin 3x। हाँ बोली भाई ऑर्डर डिग्री बाई, क्योंकि यहाँ एंगल में नहीं है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एंगल में नहीं है, यहाँ कोण में कहाँ है? ये कोण तो सीधा सीधा 3x और 0। सुनो पहले सुन लो, हिंदी मीडियम वालों को बोल दे। जी काय का समीकरण है फलन, फलन, और जिसका अवकल समीकरण। आगे समझे? तुम्हें इसको लेके चलना है और ये बना के लाना है, मतलब फलन से अवकल समीकरण बनाना है, तो सीधा सीधा तुम्हें अवकलन करना आना चाहिए सही से। अब जैसे मान लो हमने लिया फलन क्या है, y बराबर e की पावर x प्लस 1, समीकरण नंबर 1। अब इसका अवकलन करो, जितने सरल सवाल लग रहे हैं ना सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ अवकलन करना है इसकी पावर x y डैश e की पावर x का e की पावर x 1 का 0। बोलो कितना सरल अवकलन है? अवकलन के सूत्र मत भूल जाना बस किसी भी याद, ठीक है? इसका पुनः अवकलन कर दो, एक लाइन बढ़ा दो, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ पुनः y डबल डैश कैसे पता चलेगा कि 2 बार करना, ये सिद्ध करके लाना, ठीक है? तो y e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही हो जाएगा। समीकरण 2 से e की पावर x का मान क्या रख रहे हैं? तो यहाँ लिख देना y डैश e की पावर x के बराबर है। अब इसको इधर ले आओ तो सिद्ध हो गया। ऐसा करना है। सुनो इसके काफी कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन आकाश से पता है, इतनी ट्रिक्स लगाई हैं कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए सॉल्यूशन हो, ठीक है? बाई डैश क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन नेट पे सब जगह उपलब्ध है, तो जब नेट पे देखते हैं ना तो वो देख लेते हैं कि जगह सॉल्यूशन 1.5 पेज में किया है सर आपने, तो 5 लाइन में या 6 लाइन में सॉल्व हो गए, ऐसे सॉल्व होंगे इसके लिए, ठीक है? तो बाई डैश इक्वल टू जी प्रूव करना है। अब तुम देख रहे हो जे डिवाइड एक्स, राइट हैंड साइड में बाई ऊपर गया है ना, तो जब बाई ऊपर जाए तो यहाँ अवकलन करने से पहले क्या ले लो? लॉग। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ, हिंदी में क्या लिखेंगे? दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये आ जाएगा लॉग बाई। लॉग लेने से ये घात आगे लिख दो और ये आधा लॉग के आगे लिखो, ये लॉग का नियम है, ठीक है? ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, अब ध्यान से समझते जाना। लॉग y का हो गया 1/y और फिर y का करेंगे dy/dx। ये चीज अच्छी तरह याद कर लो, तो 50 बार आएगी, अभी हजारों बार आएगी। लॉग x का अवकलन 1/x होता है, तो अब अपन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, तो log y का 1/y। फिर यहाँ y का और किया जाता है, भाई x होता तो x का अवकलन तो 1 हो जाता है, तो वो चला गया x का अवकलन 1, log x का तो सीधा सीधा 1/x रह जाएगा, फिर x का अवकलन करेंगे 1 तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन log y का जब भी करेंगे तो 1/y फिर dy/dx 1/2। हाँ अब ऐसे इसका होगा, तुम तो जाए y मान के चलो, log x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर इसका भी करेंगे 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, 1 का 0 x स्क्वायर का 2x। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक?
अब मैं अगर सुनो, एक लाइन फालतू बढ़ानी पड़ेगी, 2 से 2 काट देंगे, इस 2 और काट भाई 0 + 2x का मतलब 2x ही है, ठीक है, 2 से 2 काट दो, कट गया। इस वाले y को उधर पहुंचा दो और dy/dx की जगह क्या लिख दो, y डैश लिख दो, तो ये y ऊपर पहुंच गया और ये x और ऑलरेडी 1 + x² क्या सिद्ध करना था, ठीक है, हर जगह लगाएंगे, डायरेक्ट मतलब गलत कर लेने लग जाना, सोच लेना कि ये प्रूव करके लाना आएगा तो इससे भी अवकलन से, लेकिन अकल लगाएंगे कैसे, वो कैसे सोचते हैं वो समझ लो। y बराबर ax दिया है और अवकल समीकरण में a बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो डायरेक्ट करोगे, फिर a का मान निकलेगा, फिर a का मान इस समीकरण में रखेंगे, फिर a हटेगा, तब उत्तर मिलेगा। अगर अपन इस सब रट्टों से बचना चाहते हैं तो ऐसा करो, 1/x को चुपचाप इधर ले आओ तो अब क्या होगा, इसका अवकलन करेंगे गुणन नियम से, ये अगर पहले एक ही झटके में खत्म 0 हो जाएगा और डायरेक्ट तुम्हारा उत्तर दिखाई देगा। देखो कैसे, बस अवकलन से ही कर देना। हाँ, पहला फलन जैसा का जैसा, अवकलन कैसे, गुणन नियम, इसमें भी समझना है, हाँ लिखना है, हाँ जैसा का जैसा 1/x जैसा का जैसा, y का y डैश, जो प्रूफ करना उसके अनुसार लिखो, ठीक है, प्लस फिर 1/, हाँ y जैसा का जैसा 1/x का अवकलन, अबे इंटीग्रेशन होता है, लो 1/-1/x उल्टा सीधा मत कर जाना, और a का क्या हो गया 0, ये याद करो भाई, ये अटरम मत कर जाना, 1/x का अवकलन जी होता है, समाकलन होता है 1/x का, इंटीग्रेशन होता है log x, हाँ तो इनमें मत फंस जाना बिल्कुल। चलो मैं लिख देता हूँ, d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद कर लो, और वैसे करते हैं, सुनो प्रूफ भी कर सकते हैं, 1/x क्या बन गया, x की पावर -1, यस सर, इसका अगर अवकलन करते हैं तो पावर आगे लिखते हैं, एक पावर कम हो जाती है, तो ये क्या आ गया, -1/x² आ गया कि नहीं आ गया, आ गया अवकलन तो हो गया है, बस उत्तर मिलाना है। देखो उत्तर कैसे मिलेगा, ये माइनस वाली टर्म उधर ले जाओ, 1/x y डैश और माइनस के y/x², तो ठीक है, एक x से x काट दें, काट दें, और ये माइनस वाली टर्म उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, है ना, और बचा क्या y डैश बराबर, बचा क्या y/x, x को एक चीज और उन्होंने ये लिखा है समय में कि x ≠ = 0, तो उसका मतलब यहाँ है x ≠ = 0 का मतलब ये है, मेरे को उन्होंने इंडिकेट कर दिया, चेतावनी दे दी कि x को तुम अगर 0 होता तो मैं 1/x में नहीं ला सकता, x 0 नहीं है इसलिए मैं इधर ला सकता हूँ, ठीक है, ये मतलब मेरे को सुविधा दे दी कि ऐसा कर सकते हो, यही प्रूफ करना था। थोड़ी सी अगर लगाओ, चलो ठीक है, बस आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे, और जिस समझ लो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है।